गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे हम आयरन के सब्सटेंस को रस्टिंग से बचा सकते हैं। रस्टिंग मतलब क्या होता है? जंग। तो जंग लगने से हम कैसे कोई भी आयरन के सब्सटेंस को बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन के माध्यम से बचा सकते हैं। उस आयरन के सब्सटेंस पे एक पेंट का कोट या फिर ग्रीस का कोट लगा देंगे तो वो क्या होगा? मॉइस्चर या एयर से कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब एयर या वाटर से कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्ट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आयरन ऑक्साइड भी नहीं बन पाएगा, जिससे कि हमारा जो आयरन सब्सटेंस रहेगा उसमें जंग नहीं लगेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज़। इस एक फर्स्ट वाले एक्टिविटी में क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे जिसमें हम लोग जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डालेंगे। मतलब जिंक एक सब्सटेंस है, उसका हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालेंगे। तो जैसे ही उसको डालेंगे तो क्या होगा? एयर का फॉर्मेशन होगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एयर बनने लगेगा और बुलबुले बनने लगेंगे। तो जैसे ही हम एक मैच स्टिक मतलब माचिस की काड़ी को जला के हम इसके ऊपर अगर लाएंगे तो वो क्या करेगा? पॉप पॉप साउंड होने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब हम लोग अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक के ग्रैन्यूल्स डालें तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही सेकेंड एक्टिविटी में दिया है कि ये देखो, ये एक्टिविटी का फॉर्मूला भी दिया है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे ही एक्टिविटी नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मार्बल चिप्स डालेंगे। मार्बल चिप्स मतलब CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होता था? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता था। लेकिन जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है? तो जैसे ही हम मार्बल चिप्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो कुछ बुलबुले आने लगेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला दिया गया है। CaCO3 + 2HCl गिव्स CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके आगे हमें दिया गया है यूजेस ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? तो एसिड्स कहाँ यूज़ होता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। मतलब जो वो रेड कलर का डिब्बा रहता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे हॉस्पिटल में देख लो तो वो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है रेड कलर का, कोई भी मॉल में चले जाओ तो रहता है। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है? वो उसमें क्या रहता है? उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डला रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड एक छोटे से ट्यूब में बंद करके रखाए रहती है। जैसे ही आग लगता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वाला ये जो प्लेट है ना, जो अलग कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से, वो टूट जाता है। तो जैसे ही वो टूट गया तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट मिलते हैं तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं? सोडियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब वो जो वाइट कलर का धुआं टाइप नहीं निकलता है, वो क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिससे कि आग बुझ जाता है, ठीक है। तो मतलब एसिड्स किस में काम आता है? फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी काम आता है और सॉल्ट क्यूब को प्यूरीफाई करने में भी काम आता है, ठीक है। कोई भी हमारा यूटेंसिल्स जैसे किचन का कोई भी सामान अगर उसमें दाग लग गया है तो उसको भी क्लीन करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है। और नाइट्रिक एसिड कब कब काम आता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट आप लोग सुने होंगे, उसमें नाइट्रिक एसिड काम आता है, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो हमारी मम्मी लोग पहनते हैं ना, गोल्ड के चेन्स और हार, वो सब, उसको भी क्लीन करने में नाइट्रिक एसिड का अहम भूमिका रहती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कलाइज के बारे में। अब एल्कलाई क्या होता है? एल्कलाई वर्ड का ओरिजिन अरेबिक वर्ड ऐश से हुआ था। ऐश मतलब क्या होता है? राख, है ना। मतलब राख
के पास भी कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, एल्केलाइन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है, देखो जैसे हम कभी भी अपने दोनों फिंगर्स में अगर नींबू का रस लेंगे, ठीक है, और उसको ऐसे मसलेंगे, रब करेंगे दोनों फिंगर को, क्या होता है, ग्रीसीनेस आता है थोड़ा थोड़ा। आप लोग करके देखना, आपके घर में नींबू होगा, उसको दोनों फिंगर में लगा लेना और उसको रब करके देखना, तो क्या होगा, आपको ग्रीसीनेस मतलब ऐसा ग्रीस टाइप का फील होगा। ठीक है, वैसे ही सेम चाइना रोज जो हम लोग गुड़हल का फूल देखे थे ना पिछले वाले वीडियो में, तो उसके भी पत्तियों को रब करके देखोगे तो उसमें भी ग्रीसीनेस मतलब आपको फील होगा। ऑल ऑफ दीज आर बेसिक इन नेचर। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज, मतलब जो बेस वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। ठीक है, हम लोग दो सब्सटेंस देखे थे ना, एसिड और बेस। तो एल्कलाइज क्या है, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल इजीली सॉल्युबल हो जाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये हम पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में दिया है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे जिसको हीट करेंगे कैंडल की मदद से। जैसे उसको हीट करेंगे तो वो एक बाउल में उसका हम लोग राख को, वाइट कलर का जो राख रहेगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। और वो जो राख है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हमें इसको देखना है कि ये एल्कलाई है कि नहीं। तो एल्कलाई मतलब क्या होता है, ऐसा बेस जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबल हो। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करके देखेंगे तो क्या होगा, वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा और वो जो पानी बनेगा ना, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वो उसको हम लोग फिंगर से टच करके देखेंगे। तो फिंगर से जब टच करके देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीसी ग्रीसी सोपी, मतलब सोप को टच करते हैं तो ग्रीस ग्रीस लगता है ना हमें, तो वैसे ही ये भी फील देगा, मतलब वो एक एल्कलाई बन चुका होगा। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक एल्कलाई है। और एल्कलाई है मतलब बेस है। अब बेस है तो वो क्या करता है, कौन से लिटमस पेपर में काम करता है, रेड लिटमस पेपर में। मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, जनरली मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, लेकिन हर बेसिक सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। जो सॉल्युबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, समझ आया इतना। अब नेक्स्ट, अब एक और एक्टिविटी है जिसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिनोप्थलीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हमको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है ना। तो उसमें जब हम फिनोप्थलीन डालेंगे, फिनोप्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब जो एसिड और बेस को अलग अलग कर सकता है ना। अगर बेस में फिनोप्थलीन डालेंगे तो वो पिंक कलर का चेंज हो जाएगा, जबकि एसिड में फिनोप्थलीन अपना कलर नहीं बदलता। ठीक है, तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग फिनोप्थलीन डालें तो वो बेस है, तो क्या हो जाएगा, उसका कलर पिंक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ये तो एसिड है, तब क्या होगा, उसका कलर पिंक से फिर से किस में आ जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर कलर आ जाएगा, फिर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो गायब हो जाएगा। मतलब इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि फिनोप्थलीन हमें बेस सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है और एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है। इससे हमें ये जानने मिला कि जब भी हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे, अगर बेस में मिलाएंगे एसिड को तो बेसिक प्रॉपर्टी उसका हट जाएगा, अगर एसिड में मिलाएंगे बेस को तो एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी हट जाएगा। मतलब एसिड और बेस दोनों को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जब भी हमको चींटी काट देती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है हमारे स्किन पे, है ना। तो क्या होता है, बर्निंग होता है, जलन होने लगता है। पर अगर हम उसमें सोप रगड़ दें, अगर उसको साबुन से ऐसे साबुन लगा दें उसमें, तो क्या होगा, वो जलने का फीलिंग है ना, जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर हमको काटा है तो हम थोड़ा अच्छा फील करने लगेंगे। क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि सोप एक बेसिक है, बेस इन नेचर है। तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या कर दिया, वो न्यूट्रलाइज कर दिया।
ठीक है। ऐसे ही सेम सॉइल जब एसिडिक रहता है, बहुत एसिडिक रहता है, तो प्लांट अच्छे से उसमें ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं जो कि बेसिक होता है। तो ये दोनों मिलके फिर से क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। ठीक है। कोई कोई ह्यूमन को, किसी किसी पीपल को क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टमक हमारा ऑलरेडी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? ताकि फूड का डाइजेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है। अगर ये एसिड कम है क्वांटिटी में, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। लेकिन अगर ये एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया हमारे पेट में, तो हमें एसिडिटी लगने लगती है। इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अलग अलग टैबलेट्स या सॉल्यूशन का जो कि वीक बेसिस होते हैं उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पेट में एसिडिटी हो गया है, मतलब एसिड का मात्रा बढ़ गया है, तो उसके लिए हमें बेस को लेना पड़ेगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा और उस पर्सन को, उस पीपल को अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। अब सॉल्ट क्या होता है? द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कलाई इज कॉल्ड सॉल्ट। एल्कलाई मतलब जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो। ठीक है। तो एसिड और एल्कलाई का जब रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कलाई है। ठीक है। मतलब वाटर सॉल्यूबल बेस है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, खाने वाला नमक जानते हो ना, उसी का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है। सॉल्ट एक जनरल टर्म है which is used not only for common salt we eat daily but all compound formed by the reaction of an acid with a base। मतलब कॉमन सॉल्ट को ही सिर्फ सॉल्ट नहीं बोलते। सॉल्ट मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एसिड और एल्कलाई के मिलने से बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके में एक नेक्स्ट एक्टिविटी दिया गया है। इसमें हमको 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉमन सॉल्ट लेना है। ठीक है। अब ये 3 सॉल्ट लेंगे हम, इसको एक एक करके ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर में उसका ड्रॉप्स डाल के देखेंगे। ठीक है। इसको हम लोग पहले वाटर में थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद देखेंगे तो क्या होगा। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या करेगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये एक एसिडिक सॉल्ट है, तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, जबकि रेड लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। अब कॉमन सॉल्ट को जब हम डालेंगे किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में, तो इसमें भी ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा और इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये क्या है, कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। फिर बारी आएगी सोडियम कार्बोनेट की। जैसे ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट को ब्लू लिटमस में डालेंगे तो ये तो बेस है एक, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन रेड लिटमस में डालने से क्या करेगा, ये ब्लू में उसका कलर चेंज कर देगा। मतलब सोडियम कार्बोनेट एक कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहला तो है कॉमन सॉल्ट के रूप में यूज होता है NaCl, है ना। जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें अगर नमक नहीं पड़ा तो उसमें स्वाद ही नहीं आता, है ना। और ये किसमें, फिश और पिकल्स को प्रिजर्व करने में भी कॉमन सॉल्ट हेल्प करता है। सॉल्ट और कहाँ यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा। जब हम कपड़े धोते हैं ना तो वहाँ पे भी सॉल्ट का यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा नाम का। तो सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला। ठीक है। फिर बेकिंग सोडा, जब हम केक बनाते हैं तो बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है। एसिडिटी को कम करने में भी यूज़ होता है। हमारा जो बॉडी है उसको बहुत सारे सॉल्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट्स, ये सब सॉल्ट्स के नाम है, वो हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है। वी लूज सम सॉल्ट्स थ्रू पर्सपिरेशन, दिस इज़ वाई आवर स्वेट इज सॉल्टी। जब हमें पसीना आता है ना तो उससे क्या होता है, कुछ मात्रा में सॉल्ट भी हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। जब हमको डायरिया होता है तो भी बहुत सारा पानी शरीर से बाहर चले जाता है ना, तो इससे क्या होता है, सॉल्ट की कमी होती है। तो इस सॉल्ट की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको बहुत सारे पानी पीना चाहिए। अब वो पानी ऐसा जिसमें सॉल्ट और शुगर दोनों एडेड हो,
ये क्या बनता है, ग्लूकोज की जैसा काम करता है। जब हमको डिहाइड्रेशन लगे तो हमें क्या करना चाहिए, पानी में सॉल्ट और शुगर मिला के पीना चाहिए। इससे क्या होता है, सॉल्ट की मात्रा हमारे बॉडी में बनी रहती है, बैलेंस्ड रहती है। ठीक है। दिस ओरल रिहाइड्रेशन सेव्स चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोबेबल डेथ फ्रॉम डायरिया एंड और डिसेंट्री। मतलब इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे जिसको डिहाइड्रेशन है तो वो इस वाले सॉल्यूशन से बॉडी का नीड है जो सॉल्ट का वो पूरा हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं जल्दी। ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।